नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। खास खबर में बात करेंगे खास दोस्त की। 70 साल पुरानी दोस्ती आज किस मुकाम तक जा पहुंची है। कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इस बीच मजबूत दोस्ती की नींव ऐसी थी कि एक बार फिर दोस्त मिलने जा रहे हैं। थोड़ी देर में मुलाकात होगी पुतिन और मोदी की। दो देश ऐसे जो दुनिया में अपना एक मुकाम रखते हैं, लेकिन इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं और इस मुलाकात के बाद देश में इन दोनों देशों की ताकत को किस तरह से नापा जाएगा, उसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। उन सभी से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ एयर कॉमोडोर चंद्रमौली जी जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके पास आना इसलिए जरूरी हो जाए क्योंकि थोड़ा सा समीक्षा हो जाए और इस दौरे को अगर हम देखें, पिछले कुछ दिनों के अगर हम रेफरेंस को लेते हैं, अमेरिका के साथ जो तलखी रही है, चाइना के साथ जो हमारे रिश्ते रखे हैं, ऐसे में एक प्रमुख क्षेत्र कि हम दोनों रक्षा क्षेत्रों को आपस में साझा कर सकते हैं, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा 70 साल की जो दोस्ती है, उसमें आज की 2 दिन की जो मुलाकात का आज प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? देखिए प्रभात जी, आपने कहा कि 70 साल की, तो 70 साल में दोनों ही देशों में नेतृत्व बदलता रहा है और यूएसएसआर था, उसका विघटन भी हो गया है, लेकिन दोनों देशों की दोस्ती में कोई तल्लखी नहीं आई है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा लंबे समय का अनुभव है वो अच्छी दोस्ती का है, एक दूसरे का साथ दिया है। जब भी भारत संकट में रहा है या रशिया या यूएसएसआर बहुत संकट में रहा, तो भारत उनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अभी जो तात्कालिक स्थिति है वो दुनिया की बिल्कुल अलग तरीके की है, क्योंकि दुनिया का संदर्भ बहुत बदल गया है। जब शीत युद्ध था, विचारधारा के आधार पे दुनिया बटी हुई थी, विचारधारा का एक आदर्श भी होता था, लेकिन आज जिस तरह की स्थिति है, बहुत ही फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड है, इसमें क्लैरिटी नहीं है, किसी देश का कोई आदर्श नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दोनों की दोस्ती किस मुकाम तक पहुंचेगी और किस दिशा में जा रही है, ये एक मंथन का, चिंतन का विषय है। भारत देखिए अपने राष्ट्र हित की दृष्टि से कुछ सालों से ये महसूस किया कि हम रशिया पे बहुत ज्यादा निर्भर हैं, इसलिए हमें हमारी जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी डाइवर्ट करनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र हित की दृष्टि से रिश्ते बदल भी जाते हैं। तो भारत ने प्रयास किया कि हम अमेरिका के नजदीक जाएं और जो यूरोपीय देश हैं उनसे भी हमारे रक्षा की कुछ आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करें, लेकिन वो अनुभव भारत का अच्छा नहीं रहा। जो पश्चिमी देश हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में बहुत ही रिलक्टेंट थे, तो फिर हमें रशिया के नजदीक आने का प्रयास किया कि रशिया ही एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है हमारा, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है। और आज जो भारत का एक मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट है उसमें भी मददगार हो रहा है, क्योंकि अभी तक का अनुभव है AK-203 है वो भारत में दोनों का को प्रोडक्शन हो रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल का को प्रोडक्शन हो रहा है, अब S-400 और वो 57 और उनका भी रशिया को प्रोडक्शन करना चाहता है। तो आज की स्थिति में हम कहें तो दोस्ती तो अच्छी है, लेकिन इसको हम समझे कैसे, क्या हो सकता है, क्या टेक अवे हो सकता है। देखिए जिस परिस्थिति में पुतिन यहाँ आए हैं, सिक्योरिटी के एलोबरेट अरेंजमेंट किए गए हैं, रशिया ने अपनी तरफ से भी किए हैं और भारत ने भी किए हैं, क्योंकि खतरा बहुत है। स्वागत सत्कार भी करेंगे, अगर इनको रख दें तो मीनिंगफुल क्या हो सकता है, उसको हम 3 स्तर पे देख सकते हैं। एक तो भारत की डिफेंस रिक्वायरमेंट है, उसको लेके भारत और रशिया के बीच में क्या हो सकता है। दूसरा व्यापार और अर्थव्यवस्था है, और विशेष रूप से व्यापार में जो डिफिसिट है रशिया के साथ भारत का वो बहुत ज्यादा है, लगभग $60 बिलियन का व्यापार है, उसमें 28 बिलियन का डेफिसिट है। उसको कैसे पाटा जाए, क्या हो सकता है, इसको लेके कुछ समझौते भी होंगे, बातचीत भी होगी। और तीसरा है कि अंतरराष्ट्रीय वातावरण है जो बन रहा है इस समय, उसमें दोनों देशों का क्या दृष्टिकोण हो सकता है, और जो जॉइंट स्टेटमेंट होगा उसमें मुझे लगता है इन तीनों ही इश्यू को कवर किया जाएगा, ये चीजें सामने आएगी। रशिया ने अपनी तरफ से इंडिकेशन दे दिया है, अभी तक रशिया की प्रिविलेज कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप थी,
लेकिन रशिया के एक दिन पहले यहाँ पास्कोव ने कह दिया है कि हम चाइना की तरह से नो लिमिट फ्रेंडशिप इंडिया से चाहते हैं। अब इंडिया का क्या दृष्टिकोण होता है ये इस पे डिपेंड करेगा। अब इंडिया नो लिमिट फ्रेंडशिप की तरफ जाके, क्योंकि अभी तक की इंडिया की नीति रही है वो इक्वी डिस्टेंस की रही है, हाइपरनेटेड पॉलिटिक्स से वो रिश्ते रहे हैं। भारत ये नहीं चाहता कि अमेरिका और यूरोप से हम रिश्ते बहुत ज्यादा बिगाड़ लें। तो इस रूप में भारत का दृष्टिकोण क्या होगा ये एक चिंता, क्योंकि जब अमेरिका ने दबाव डाला तो भारत ने रशिया से तेल लेना कम किया और अमेरिका से तेल और गैस लेना बढ़ा दिया है भारत ने। तो भारत की जो परंपरागत नीति है वो है डीहाइपेनेटेड पॉलिसी। तो उसमें भारत क्या रशिया की तरफ झुकेगा? रशिया ये चाहता है कि जो ट्राइलेटरल मैकेनिज्म थी रिक के नाम से, रशिया, इंडिया, चाइना, उसको रिवाइव किया जाए। रशिया पिछले कई महीनों से ये हिंट दे चुका है। क्या भारत उसके लिए सहमत होगा? तो जो औपचारिक चीजें तो होंगी, इसके अलावा दोनों नेताओं में क्या समझ होती है और केवल नेता नहीं दोनों देशों में क्या समझ विकसित होती है वो महत्वपूर्ण है। तो ये कल क्लियर होगा कि मेजर टेक अवे क्या होती हैं। मुझे लगता है कि हर चीज सकारात्मक होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दोनों देश ये मैसेज देंगे कि हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। हो सकता है कि यूरोपियन देश और अमेरिका इस पे नाराज भी हों, और उसका एक हिंट आ गया कि यूरोप के 3 देशों के राजदूत जो मिशन हेड हैं यहाँ दिल्ली में, उन्होंने एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश किया है। तो वो पुतिन को डेमोनाइज करते हैं कि वो देखते हैं पुतिन तो क्रिमिनल है, यूक्रेन में लड़ रहा है, भारत उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन भारत का अपना राष्ट्र हित है, भारत अपने हित की दृष्टि से निर्णय ले रहा है। लेकिन उनको इस तरीके का नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भारत में अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको इस तरह की कूटनीति में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन वो हुए हैं तो भारत को ये अच्छा टेस्ट तो नहीं है, उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एक कूटनीतिक दृष्टि से अच्छा टेस्ट नहीं है। तो पश्चिमी देश और अमेरिका नजर गाड़े हुए हैं कि भारत और रशिया किस दिशा में जाते हैं। बिल्कुल, बहुत संतुलित रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 2 महाशक्तियां हैं। उन दोनों महाशक्तियों के साथ हमको अपने दोस्ती को भी साझा करना है, अपनी अर्थव्यवस्था को साझा करना है, हमारे जो उनके साथ चाहे सामरिक रिश्तों की बात करें, व्यापारिक रिश्तों की बात करें, उन सभी को हमको संतुलित करते हुए चलना है। अब चंद्रमौली जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर सबकी नजर है, भारत ही नहीं दुनिया का कोई भी मुल्क ये देखता है कि उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना मजबूत है, और उसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने के लिए जो बजट अलॉट किया जाता है उसका आकार भी धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। भारत ने भी बढ़ाया है। फिलहाल जो नजर है, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने किस तरह से अपनी जो अहमियत है उसको साबित किया है। दोनों देशों के बीच में S-400 या फिर जो रक्षा सौदे होते हैं, भारत को सामरिक रूप से कितना मजबूत बनाते हैं, क्योंकि आप देखें कि अभी थोड़े दिनों पहले हमने ऑपरेशन सिंदूर को देखा है। उसके अलावा बांग्लादेश में किस तरह के हालात वहां पर है, और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में बांग्लादेश कब क्या किस तरह से करने की चीजें सोचे। एक तरफ हमारी चाइना की बॉर्डर है, वहां पर भी। तो हमारे रक्षा तंत्र को मजबूत करने में जो डील्स होंगी, जो सौदे होंगे, उसमें ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण आपको लगती है? जी हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात है। जो आप बता रहे हो 70 साल से, एक्चुअली रशिया जब यूएसएसआर था और हमारी सरकारें, पहले की सरकारें थी, जब हमारे रक्षा सौदा होता था उसमें यूएसएसआर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सामान नहीं बनाता था। वो एक्सपोर्ट करने के लायक नहीं था, क्योंकि उनकी जो कंट्रीज होती थी, क्यूबा है, ऐसी कंट्रीज को अपनी चीज देता था। तो हमारे भारत में उस टाइम पे, आज के 60 साल पहले, अगर गाड़ियां आई तो लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ियां थी। हमने कहा भाई हमारे राइट स्टीयरिंग राइट में होता कि नहीं, हम तो लेफ्ट ही देंगे, हमारे पास यही ले जाओ। तो हमने वो खरीदा। हमारे जहाज और टैंकों के अंदर एयर कंडीशनर नहीं होता था, हीटर होता था। अरे भाई हम 9 महीने गर्मी में रहते हैं, हम कि नहीं हमारे पास यही है। तो उस टाइम पे वो लोग इक्विपमेंट नहीं बनाते थे एक्सपोर्ट के लिए, जो होता था हम लेते थे और उसी पे हम काम करते थे। लेकिन इक्विपमेंट अपना अच्छा रहता था, मजबूत रहता था, स्ट्रॉन्ग रहता था,
ड्यूरेबल रहता था, उससे अपना काम चल जाता था और उनकी सप्लाई स्पेयर पार्ट की होती रहती थी। अब पिछले 20-25 साल में जब से Su-30 MiG-29 वगैरह आए हैं, तो वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने चीज कर दी। हमारे जहाजों में, टैंकों में पहले रशियन में लिखा होता था, हम समझ जाते थे क्या है, कभी कभी उसमें चिट्ठी चिपका देते, लिख देते कुछ करके। आजकल अंग्रेजी में लिख के देने लगे वो लोग, तो ओरिएंटेशन जरूरत के हिसाब से, हाँ, रशिया का ओरिएंटेशन भी बढ़ गया है। अब आप बात करते हैं आज की जो डील होने वाली है या कल जो डील होने वाली है, और जो आपने बताया ऑप सिंदूर, तो S-400 जो हमने प्राप्त किए हैं और जो 2 यूनिट आने वाली है। आप जो बांग्लादेश का जिक्र बहुत अच्छा किया, पिछली बार में बांग्लादेश जब छोड़ दिया था, क्योंकि हमारे को बांग्लादेश की जो थ्रेट डेवलप हो रही है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, बिकॉज बांग्लादेश ऐसा फैला हुआ है, वो सब तरफ से कुछ न कुछ भारत में नुकसान कर सकता है। तो हमको जो S-500 जो है और जो मेक इन इंडिया हमारे कोलैबोरेशन में जो हम बनाएंगे 500, वो एक बहुत ही बड़ी डील है। जब वो अगर हाँ हो जाता उसके लिए, तो 2 यूनिट S-400 जो हमने काफी कामयाब रही है, और S-500 मेक इन इंडिया अगर वो बनना शुरू हो जाता अंडर कोलैबोरेशन, तो सबसे बड़ी डील ये होगी। दूसरी चीज, नेवी के लिए भी वो सबमरीन या इस तरह की चीज देने की जो बात हो रही है, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इसी के साथ उनके ड्रोन्स, वो जो जब जाते हैं यूक्रेन के अंदर, हम तो देख रहे हैं जैसे यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई हो रही है, उससे भारत का क्या संबंध। हम थोड़ी कह रहे हैं जाके लड़ाई करो, वो आपसी, हम तो पाकिस्तान से लड़ते रहते हैं। अभी हमने ऑप सिंदूर किया हुआ, इसका ये मत थोड़ी कि लोग कहेंगे नहीं तुम लड़ाई करते हो। वो लड़ाई अपनी जगह होती है, ट्रेड अपनी जगह होता है, इकोनॉमी, ये तो बायलैटरल रिलेशन है जो अब 70 साल सही बताया आपने। तो इसके तहत अगर हमारे को कुछ ड्रोन्स अगर मिल जाते हैं, बिकॉज हमारे खुद के ड्रोन्स हैं, लेकिन रशियन ड्रोन काफी कुछ एडवांस है, जो यूक्रेन में जाके काफी कुछ कर रहे हैं। हमारे ड्रोन बन रहे हैं, हमारी कंपनियां बना रही है, वो बन जाएंगे, लेकिन फिर भी रशिया से कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है अगर वो हमारी डील हो जाती है। और लास्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर का भी जो बात हो रही है, अगर स्मॉल न्यूक्लियर, अभी क्या बहुत भारी भरकम न्यूक्लियर रिएक्टर, एक बार कोई उसको तोड़ने की कोशिश करके कामयाब अगर हो जाता है तो कई सालों तक उसका नुकसान फैलता है। छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर सेफ जगह में, थोड़ा अंडरग्राउंड, थोड़ा बाहर, एंड कम रिक्वायरमेंट यूरेनियम की, कम रिक्वायरमेंट पानी की, कम हार्ड वाटर की, तो इस तरह छोटे छोटे न्यूक्लियर, तो उसके लिए बिजली अपना काम, हमको यूरेनियम बना करके, प्लूटोनियम बना के काम नहीं करना है, हमारे को बिजली और इसकी जरूरत है। छोटे न्यूक्लियर, ये सौदा अगर अपना हो जाता है, साइन हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। और लास्ट में 10 लाख भारतीयों को नौकरी, ये कैसे भूल सकते हैं? 10 लाख, अगर वो कहते हैं कि अगले 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में 10 लाख को नौकरी देंगे, मैं कह रहा हूं यहां से वहां तक तो अपनी लोकल मेट्रो शुरू हो जाएगी, यहां से लोगों को जाने की। अपने स्टूडेंट्स हैं, वहां जाके सीखेंगे, वहां जाके काम करेंगे। सिर्फ न्यूक्लियर यूरेनियम यूक्रेन के वॉर में नहीं लगा दें, वहां जाकर के साइंटिस्ट हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वहां जाकर के अगर कुछ कर सकते हैं तो जॉब लग जाएगा, तो हमारे लिए, भारत के लिए बड़ा फायदा हो जाएगा। तो ये मैं देखता हूं कि ये चीजें अगर साइन हमारी हो जाती है, पक्की हो जाती है, तो हमारी पार्टनरशिप रशिया के साथ में और ज्यादा स्ट्रांग और मजबूत रहेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे तो दौर याद आता है राज कपूर साहब का, जब मेरा नाम जोकर और उसके दौर की कुछ फिल्में थी जिनको लेकर, हालांकि इसको लेकर पॉलिटिक्स अलग नजरिए से इसको देखती है, कई चीजें सामने आती हैं, लेकिन वहां से इन फिल्मों को बनाने के लिए किस तरह से फंडिंग आती थी और वहां के लोग इंडियन फिल्म्स को कैसे पसंद करते थे, ये जो हमारी एक साझा संस्कृति उस दौरान हो गई थी, उसको मेरे ख्याल से मजबूती करने का एक और ये मंच मिल रहा है। ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपसे उस सवाल को लेकर बात करना जरूरी हो जाता है जब हम किसी के साथ हमारी जो सामरिक जमीन है, जो हमारे क्षेत्र है जहां पर हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, उस जमीन को किसी दूसरे देश को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, तो भारत रशिया की जो रक्षा क्षेत्र है वहां पर उनको इस्तेमाल कर सकेगा, उस जमीन को इस्तेमाल कर सकेगा, और रशिया भारत को, वहां पर संसद में इसको लेकर सहमति भी हो गई है। आप इसको कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं? आपका माइक बंद है सर, माइक ऑन कीजिएगा, म्यूट है आपका माइक। जी शर्मा जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है, लेकिन इसके थोड़े इम्प्लीकेशंस भी हैं। हालांकि हमने जिस किस्म का, पहले तो ये बता दूं आपको कि ये क्लियर करें कि ये अरेंजमेंट क्या है, क्या बंदोबस्त है। ये कल ही यानी परसों ही 2 दिसंबर को जो डूमा, एक लोअर हाउस है रशियन गवर्नमेंट का, अपने पार्लियामेंट जैसे संसद है उसमें जो लोकसभा है इस तरह से, तो उसमें उन्होंने एक बिल पास किया है, और वो बिल पास भी इतना उत्साह और
यूनानिमसली किया है, सारे ही, कोई ओपोजिशन उसका नहीं हुआ। और वो बिल ये है कि उसका नाम है RELS, यानी रेसिप्रोकल एक्सेस ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। जो जिस किस्म का लॉजिस्टिक सपोर्ट है, वो म्यूचुअल तरीके से हम जो सपोर्ट उनको, जिसे ये डिफेंस से ताल्लुक वाला ही है, यानी जैसे बंदरगाह हैं, एयरफोर्स स्टेशन हैं, मिलिट्री स्टेशन हैं, जो हमारे मिलिट्री स्टेशन और मिलिट्री बेसिस हैं, उनका पूरा इस्तेमाल रशियन फोर्सेस कर सकेंगी। और इसी तरह से हम भी उनके देश में, यानी ये दूसरे देश के साथ में एक अजीब किस्म का, पहली किस्म का एक हमारा एग्रीमेंट होगा, जिसमें वो हमारे बेसिस, मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी फौजें, और हमारी फौजें भी उनके जो मिलिट्री बेसिस हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे कितना फायदा हमको होगा, कितना फायदा उनको होगा, कितना दोनों देशों में क्या नुकसान होगा, ये अलग बात है। लेकिन इसी तरह का आपको मैं बताऊं, कोई खास इसमें ज्यादा देखना इसलिए नहीं चाहिए कि जैसे हमारी 71 में रशिया के साथ में फ्रेंडशिप ट्रीटी बनाई है। फ्रेंडशिप ट्रीटी का मतलब हमारा कोई स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री ट्रीटी नहीं था ये, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन यही था कि किसी तरह से भी दोस्त के ऊपर कोई किस्म का कोई नुकसान होता है उसका, तो उसको सहायता, कोई उसकी आपदा आती है, उसमें कोई कष्ट आता है, कोई किस्म का यानी मिलिट्री अटैक भी हो, तो किस तरह से उसकी मदद की जाए। तो इस किस्म की एक फ्रेंडशिप ट्रीटी थी। जो ये आज की जो ट्रीटी, मान लो जो एक किस्म का जो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है, वो भी इसी तरह का है कि जिसके अंदर, लेकिन ये एक कदम उससे आगे है। और इसी तरह का अरेंजमेंट हमने ऑलरेडी यूएस के साथ किया हुआ है। हमारी नेवी के जो नेवल बेसेस हैं उनमें ये लॉजिस्टिक सपोर्ट और कम्युनिकेशन, सी कम्युनिकेशन के नाम से उसका कुछ नाम है जो मैं इस वक्त याद नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस किस्म का है जिसके अंदर यूएस आर्म्ड फोर्सेस के साथ में हम अपने रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, जो हमारे बंदरगाह हैं उनमें सी कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक्स का, जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो लॉजिस्टिक्स का फायदा उठा सकते हैं। तो ये है, इसका कितना हमको फायदा होगा, आप ये समझिए कि जिस तरीके से चाइना हमको चारों तरफ से घेर रहा है, मिलिट्री बेसेस बना रहे हैं, उन्होंने म्यांमार में बना रखा है, उन्होंने बांग्लादेश में अभी शुरू किया है, उनके कोको आइलैंड में ऑलरेडी हैं वो, खंबाहटा में, इनमें श्रीलंका में बना रखा है उन्होंने, मालदीव में बना रखा है, जिबूती में बना रखा है, ग्वादार में बना रखा है। और इस तरह से चारों तरफ से हमारे उन्होंने जो बेसेस बनाए हुए हैं, हमारे ऐसे कोई बेसेस अभी है नहीं फिलहाल, एक्सेप्ट एक तजाकिस्तान में है हमारा, और एक ओमान में है, और अभी म्यांमार में शुरू कर रहे हैं। तो इस किस्म के एटलीस्ट ये रशियन रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होने से हमें उनके मिलिट्री बेसेस के ऊपर एक्सेस मिलेगी। उससे हम आर्कटिक जो ओशन है उधर किस तरह के रिसर्च और डिस्कवरी हो रही है, इसके लिए हमारी जो डिस्कवरी या सर्च के लिए या रिसर्च के लिए वहां पर बहुत रेयर मटेरियल्स हैं, फ्यूल है, गैसेस हैं। तो इसका जो फायदा अभी जो सुपर पावर्स ले रहे हैं, यानी बेसिकली रशियन, अमेरिका और चाइना ही ले रहे हैं, वो हमको भी उसका फायदा मिलने की संभावना है, क्योंकि हमारे बेस उधर हो जाएंगे। दूसरा, जो एक इंडियन ओशन रीजन के अंदर हमारे सी जो रूट्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए यदि रशियन फोर्सेस यहाँ रहती हैं, तो यदि ये इस किस्म का अरेंजमेंट है और हमें उनकी कोई जरूरत पड़ गई उसमें, मान लो एक ऑपरेशंस के दौरान या क्राइसिस के दौरान, तो उसका फायदा हो सकता है। तीसरा, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट में भी उनके फोर्सेस यदि यहाँ पे हैं, उनके रिसोर्सेज यहाँ पे हैं या हमारे रिसोर्सेज उधर हैं, तो दोनों ये म्यूचुअली एग्रीड मदद कर सकते हैं एक दूसरे की। हाँ, सुविधा है जो दोनों देशों के लिए फायदे वाली है। तो देख, एक बात जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे, किरोड़ी साहब ने बताया कि दुनिया की हालात आजकल बहुत ही डिफरेंट किस्म की है। ये कोई वो कोल्ड वॉर एरा की तरह क्लियर कट डिविजन्स नहीं है, क्लियर कट खेमे नहीं बने हुए हैं। यहाँ पे पता नहीं कितने किस्म के खेमे हैं। अब आप देखिए,
रूस, इंडिया और चाइना का ही रिलेशन देखिए आप, किस तरह के कॉम्प्लिकेटेड है। नाउ रूस और चाइना का ये नहीं कह सकते कि साहब दोनों का ये जैसे नेटो देशों का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन इनका बनने की संभावना नो, वो अपनी इंडिपेंडेंस चाहता है, चाइना इंडिपेंडेंट चाहता है, रूस अपनी इंडिपेंडेंट चाहता है, कोई पैक्ट नहीं होना चाहते। इसी तरह से इंडिया और रूस का होगा। रूस, चाइना और नेटो कंट्रीज के बीच में चाइना चाहता है कि उनके साथ उनकी दोस्ती हो, क्योंकि उधर जापान के साथ में उनकी प्रॉब्लम चल रही है। अभी वहां फ्रांस के प्रेसिडेंट साहब आए हुए हैं, तो किस तरह से ये जो कॉम्प्लिकेटेड एक किस्म का ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे की मदद के लिए बन रहे हैं, तो एक अजीब सिचुएशन देश की बन रही है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन इस किस्म का अरेंजमेंट अच्छा होगा। कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जी, करुण सिंह जी आपके पास आना चाहेंगे। ये बहुत जरूरी इस वजह से है क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने जिस तरह से दबाव बनाया है, और उस दबाव में, अब दबाव माने या फिर भारत की कोई एक रणनीतिक या कूटनीति हो सकती है, जो हमारा कच्चा तेल था उसको लेकर हमने हमारा जो सौदा था रशिया के साथ थोड़ा सा सीमित किया, लेकिन अब हम जब रक्षा सौदे करेंगे बड़ी संख्या में, ऐसे में हमें अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को संतुलित करना और वहां से उस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के लिए भी तैयार रहना होगा, और हमारे दोनों रिश्तों को ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाली जो हमारी परिपाटी चली आ रही है उसको साधना होगा। तो इसके लिए भारत को किस तरह की तैयारी की आपको जरूरत पड़ती है जब ये 2 दिन की मुलाकात हुई, उसके बाद जो हम सोच सकते हैं अमेरिका की तरफ से होता है? तो देखिए प्रभा जी, इसमें आपने कई क्वेश्चन एक साथ कर दिए हैं। पहला तो डिफेंस की बात है। जहां तक डिफेंस की बात है, अभी लोवी इंस्टीट्यूट ने पावर इंडेक्स के आधार पे देशों का रैंकिंग किया था। भारत ग्लोबल पावर्स में मेजर पावर के रूप में आ रहा है, यानी 3rd है। चाइना और यूएस हैं, वो सुपर पावर के रूप में हैं। तो ये तो एग्रीगेट पोजीशन है अलग अलग पैरामीटर्स की। लेकिन डिफेंस के पैरामीटर में अगर लोवी का जो देखें रिपोर्ट, तो उसमें डिफेंस के मामले में इंडिया 11वीं पोजीशन में है। इसका मतलब इंडिया अभी डिफेंस के स्ट्रक्चर में, डिफेंस फ्रेमवर्क में बहुत नीचे है। 11वीं पोजीशन बहुत नीचे होती है, मेजर पावर नहीं हो सकता उसमें। तो रशिया के साथ जो डिफेंस कोऑपरेशन होगा उसमें वो पोजीशन इंप्रूव हो सकती है, और अगले साल हो सकता है कि जो रिपोर्ट आए पावर इंडेक्स को लेके उसमें भारत की स्थिति इंप्रूव हो सकती है। ये तो डिफेंस के मामले में है। जी, थोड़ा जल्दी मैं चाहूंगा, समय कम है, बाकी 2 गेस्ट को भी लेना, थोड़ा जल्दी आप इसको पूरा करें तो जी। दूसरा यह है कि अब भारत की जो परंपरागत नीति है वो है डीहाइपेनेटेड पॉलिसी। एक से रिश्ता अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे से खराब हो। तो भारत अभी भी उसी संतुलन की नीति पे चलता है, और अमेरिका के साथ भी या यूरोप के साथ भी अपने रिश्ते स्नैप नहीं करना चाहेगा। और जो ट्रेड एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ अभी अटका हुआ है, वो मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा। अमेरिका भी ये चाहता है कि भारत को साथ लेके चले, क्योंकि जो ब्रिक्स है वो सबसे बड़ी चुनौती है अमेरिका के लिए। और ब्रिक्स के 4 देश हैं जो फाउंडर्स में भारत को छोड़ के, वो चारों अमेरिका के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा हैं। भारत अभी भी अमेरिका को लेके उदार है, ब्रिक्स में अमेरिका के अगेंस्ट में इतना नहीं बोलता है। तो अमेरिका भी ये मान के चलता है कि भारत के साथ अच्छा रिश्ता रख के हम ब्रिक्स में जो अमेरिका के अगेंस्ट में स्टैंड लेता है ब्रिक्स, क्योंकि ब्रिक्स सबसे बड़ी चुनौती है अमेरिका के लिए। तो वैसी स्थिति में वो भारत को साथ लेके चलना चाहेगा। तो अमेरिका का इंटरेस्ट है, अमेरिका और भारत का इंटरेस्ट भी कन्वर्ज हो रहा है, और रशिया और भारत का इंटरेस्ट भी कन्वर्ज हो रहा है। लेकिन भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है रशिया के साथ, उसको किस तरह से बैलेंस किया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। अमेरिका के साथ तो हमारा ट्रेड सरप्लस है, लेकिन इधर हमारा डेफिसिट है। तो उसको किस तरीके से बैलेंस किया जाए, इसको भारत किस तरह से आगे बढ़ता है, ये चुनौती है। उस पर ध्यान देने की भारत को जरूरत है, गंभीरता से लेना होगा। जी जी जी। चंद्रमौली जी 1 मिनट आपसे भी चाहूंगा और 1 मिनट भगवान सिंह जी से भी चाहूंगा, क्योंकि समय पूरा हो रहा है। चंद्रमौली जी देखिए, करीब भारत के अगर हम डिफेंस जो हमारे सिस्टम था उन सभी की बात करें, सभी तीनों सेनाओं को मैं मिलाऊं तो करीब 60 से 70%, मेरे ख्याल से 70% के आसपास ये एवरेज आता है। अमेरिका के साथ हमारे बहुत ज्यादा डिफेंस डील तो नहीं है, लेकिन क्या लगता है आपको अमेरिका अब रूस के साथ हमारे जो रक्षा सौदे हो रहे हैं उसमें किसी तरह की अपनी तरफ से वो कूद सकता है, अपनी तरफ से कोई डिफेंस को लेकर कोई हमारे सामने एक नई डील रख सकता है?
ताकि हमारा झुकाव रशिया की तरफ ना हो, अमेरिका की तरफ हो? क्या आपको संभावनाएं ऐसी कुछ नजर आती हैं जिस तरह से हम सौदे बढ़ा रहे हैं? 1 मिनट में आपसे जवाब चाहूंगा। 1 मिनट में बताता हूँ आपको कि ये अमेरिका नहीं है, ये नेटो के जहाज हैं, जो कुछ शिप के पार्ट्स हैं, कुछ रडार के पार्ट्स हैं, कुछ हेलीकॉप्टर के पार्ट्स, कुछ फाइटर्स जो हैं, जैसा रफेल है वो प्योरली फ्रांस से हमने लिया हुआ है, जैगुआर है वो यूके और इन्होंने मिलके बनाया, नेटो कंट्रीज यूरोप में बना हुआ है। इसी तरह से अभी हमने जो C-17 गैलेक्सी जो लिया हुआ है वो अमेरिका से लिया हुआ है, C-130 हमने ट्रांसपोर्ट तो अमेरिका, अपेची तो अमेरिका से भी लिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और नेटो की जो कंपनियां हैं जो यूरोप में, उनसे भी लिया हुआ है। और रशिया, आपका जो 1 मिनट में सेंटेंस, उसका क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूं, अगर Su-57 की डील हमको मिल जाती है टू मेक इन इंडिया, सबसे बड़ी डील ये होगी कि हम 6th जनरेशन फाइटर अपने भारत में बनाएंगे और इसकी वजह से हम F-35 का दबाव हट जाएगा हमारे ऊपर और किसी देश के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगले कम से कम 10-12 साल के लिए we'll have a super fighter। जी भगवान सिंह जी, देखिए जब भी कोई चीज, कोई ताकत मिलती है, अगर सैन्य साजो सामान अगर हमारी भारतीय सेनाओं को मिलता है तो उससे जो मोराल है वो हमारी सेना का वो बहुत बूस्ट होता है। इन सौदों के बाद आपको क्या लगता है? क्योंकि जो मोराल बूस्ट होता है वो हमारी सेना की सामरिक ताकत वैसे तो बढ़ती ही है, लेकिन जब जो उनका आत्मविश्वास है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है तो देश अपने आप को और ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। क्या लगता है आपको इस डील के बाद भारतीय सेना के मोराल में आपको कितना बूस्ट नजर आता है? देखिए, मैं तो इसके बारे में बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि रूस है वो, जैसे पहले वक्ताओं ने स्पष्ट किया है कि रशिया है वो एक डिपेंडेबल दोस्त है। यानी आज तक जो आप देखिए आर्म फोर्सेस में रशियन इक्विपमेंट है, वो चाहे आर्म्स, एमुनिशन और दूसरी चीजें हों, वो करीब 70% है, 60 से 70% है। तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी हमें रशियन जो फोर्सेस हैं वो जो पैदा कर रहे हैं वहां पर, जो उनका बेस्ट ऑफ मटेरियल वो हमको देते हैं, यानी बेस्ट ऑफ वेपनरी जो भी है उनके पास वो देती है। वेरे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो देते हैं, लेकिन वो जैसे जो रफाल दिया है वो इन्होंने अपना सोर्स नहीं दिया, और जो हम उसके अंदर अपने जो इंडिजिनसली बिल्ट ब्रह्मोस है या कोई भी उसमें मिसाइल या कोई फिक्स करना चाहते हैं, पूरी तरह से साझा नहीं कर सकते। लेकिन इस मामले में रशिया है वो बहुत उदार है, और जो एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है, S-500 हो या Su-57 हो, यदि ये जो दो चीजें, यदि ये एग्रीमेंट हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हो जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ऐसा जहाज दे नहीं सकता है अभी कर रहा हूं। इसलिए मेरे ख्याल से उनके इक्विपमेंट में जो कॉन्फिडेंस या भरोसा या आत्मविश्वास होगा वो वाकई बिल्कुल दर्जे का होगा। जी बिल्कुल। देखिए आप आज आ चुके हैं, कल वो यहाँ रहेंगे। 2 दिन का ये पूरा एक तरह से, हालांकि पूरे 2 दिन तो नहीं, लेकिन 30-35 घंटे के आसपास जो भी उनका यहाँ पर ये दौरा होगा, उम्मीद ये की जाती है कि ना सिर्फ ये सामरिक दृष्टि से, बल्कि जो उन्होंने 3 लाख लोगों को यहाँ पर अपने श्रमिक के तौर पर वहां पर श्रम देने की बात कही, ये भी एक बहुत बड़ा, हालांकि इसको लेकर एक पूरी डिबेट की जा सकती है। इससे ना सिर्फ हम श्रमिकों का आदान प्रदान होगा, बल्कि हमारी जो आपस की जो करेंसी है उसका जो आदान प्रदान होगा, उससे जो हमें ताकत मिलेगी वो अलग बात है। यहाँ से लोग वहां पर काम करने के लिए जाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। हो सकता है आने वाले वक्त में वहां से कुछ लोग यहाँ पर आए, तो उसके साथ हमारा जो टेक्निकल जो ट्रांसफर होगा, जो लोगों का ट्रांसफर होगा, मुझे लगता है कि जब आना जाना बढ़ता है तो चीजें और बेहतर होती हैं, रिश्ते और मजबूत इससे होते हैं। खैर देखना होगा कि अब जब डील ये होने वाली हो तो उसमें और किन किन चीजों को लेकर भारत को अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को गौरवान्वित करने के लिए कोई नए मौके मिलते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।